बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जो शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो एरर के बारे में है कि व्हाट इज़ एरर एंड राइट इट्स टाइप्स। बोर्ड में ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में इसके आने के चांसेस नहीं है। इसकी स्टेटमेंट आपकी यूँ आ सकती है, व्हाट इज़ एरर एंड राइट इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एरर क्या चीज़ है ना, उसके बाद इसकी टाइप्स की तरफ मूव करेंगे। मैंने आपके सामने एक छोटा सा रॉड बनाया है, सपोज कर लें ये एक रॉड है और इस रॉड की जो ट्रू वैल्यू है ना, ट्रू वैल्यू मीन इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। यानी इस रॉड की जो एक्चुअल लेंथ है जिसे मैं ट्रू वैल्यू बोल रहा हूँ, एक्चुअल लेंथ को मैं टी मीन ट्रू, वी मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। अब आप लोगों ने किसी इंस्ट्रूमेंट से इसकी लेंथ को मेजर किया है, आप लोगों ने किसी इंस्ट्रूमेंट से इसकी लेंथ को मेजर किया है और इसकी जो मेजर्ड वैल्यू आई है, एम वी मीन मेजर्ड वैल्यू, वो सपोज कर रहा हूँ 4.5 सेंटीमीटर आई है। ट्रू वैल्यू इसकी 5 सेंटीमीटर थी, आप लोगों ने मेजर किया तो मेजर वैल्यू इसकी 4.5 सेंटीमीटर आ गई। अब अगर मैं ये करूँ कि इसकी जो ट्रू वैल्यू आई है उस ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दूँ, तो जैसे मैं ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करूँगा, लेट्स से 5 में से 4.5 को माइनस करूँगा तो आंसर 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये 0.5 सेंटीमीटर क्या है? ये 0.5 सेंटीमीटर आपके पास ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस आया है। इसी डिफरेंस को हम बच्चों नाम किसका देते हैं? एरर का नाम देते हैं। तो एरर किसी मेजरमेंट में क्या होता है कि जितना आपका आंसर जो है, यानी जितनी आपकी मेजर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू से जितना ज़्यादा डेविएट करेगी, यानी जितनी उससे ज़्यादा दूर होगी, तो हम बोलेंगे उस मेजरमेंट में उतना ही एरर क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो एरर को एक प्रॉपर डिफाइन करने का वे तो ये होता है कि द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज़ कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे? एरर का नाम देंगे। इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं बोर्ड के लिए। बच्चों मैंने आपके लिए एरर की डेफिनेशन लिखी है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू का मतलब यहाँ पर ट्रू वैल्यू होता है ना, एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज़ कॉल्ड एरर। यानी ये जो डिफरेंस आ रहा है ट्रू वैल्यू का और मेजर्ड वैल्यू का, इसी डिफरेंस को हम एरर का नाम देते हैं। आप चाहें तो इसके नीचे इसका फार्मूला हेडिंग देकर ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब बच्चों ये हो सकता है कि हम लोगों ने 5 में से इसको जब माइनस किया था तो इसका आंसर 0.5 सेंटीमीटर आया था। अब ये करें कि अगर आप ज़्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट हो, उसका लीस्ट काउंट बहुत कम हो और आप मोर केयरफुल ऑब्जर्वेशन लें, तो उससे ये होगा कि ये जो डिफरेंस है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो ग्रेजुअली कम होता जाएगा। यानी जितनी आप एक्यूरेट मेजरमेंट लेंगे, आप अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, केयरफुल ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। लेकिन वो कहता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। नॉट इक्वल टू ज़ीरो होने का मतलब ये है कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो कभी भी ट्रू वैल्यू के इक्वल नहीं आएगी, जिसकी वजह से इनका जो डिफरेंस होगा दैट इज़ नॉट इक्वल टू क्या होगा? ज़ीरो होगा। इससे हमें ये समझ आई कि हम जो भी मेजरमेंट लेते हैं उस मेजरमेंट के अंदर सम हो डाउट ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा होता है। डाउट मीन कि आपको अगर कोई बंदा कहता है कि इस रॉड की लेंथ 4.5 सेंटीमीटर आप लोगों ने मेजर की है और आपको पता है ये जो डिफरेंस होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, मीन एग्जैक्ट डिफरेंस कभी ज़ीरो के इक्वल नहीं आता, तो जो भी आप वैल्यू मेजर कर रहे हैं इसका मतलब है वो ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, उसके अंदर थोड़ा बहुत ज़रूर डाउट एग्जिस्ट कर रहा होगा। उसी डाउट को हम फिर किसका नाम देते हैं? एरर का भी नाम दे रहे होते हैं। तो हम एक एरर को इस फॉर्म में डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक एरर को हम इस फॉर्म में डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर हम मोर एक्यूरेट रीडिंग भी लेना शुरू कर दें तो ये डिफरेंस कम होता हुआ आएगा, लेकिन ये डिफरेंस ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर ये डिफरेंस ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो अब आप किसी भी मेजरमेंट को नोट करते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि आपने जितनी भी एक्यूरेट मेजरमेंट नोट की है उस मेजरमेंट के अंदर स्मॉल वेरिएशन या स्मॉल डाउट ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो अब हम इसको डाउट की फॉर्म में भी एरर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये बच्चों डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए नेक्स्ट लिख दी है, ये आपकी न्यू बुक में उसने डेफिनेशन लिखी हुई है कि एरर इज़ अ डाउट दैट एग्जिस्ट अबाउट द रिजल्ट इन एनी मेजरमेंट। मैंने आपको बताया ना कि जितनी भी मेजरमेंट्स होती हैं उन मेजरमेंट्स का ये डिफरेंस ज़ीरो के इक्वल नहीं आता। जब डिफरेंस ज़ीरो के इक्वल नहीं आता तो जो भी मेजरमेंट होगी उसके अंदर आपके माइंड में ज़रूर डाउट आएगा, क्योंकि ये डिफरेंस ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा।
इसी सेंस में उसने लिखा है कि एरर क्या चीज़ है, वही जो डाउट आपके माइंड में आता है किसी भी मेजरमेंट की रीडिंग को नोट करने के बाद, कि एरर इज़ अ डाउट होता है दैट एग्जिस्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट, यानी किसी भी मेजरमेंट के बारे में आपके माइंड में जो डाउट आता है, फॉर एवरी मेजरमेंट इवन द मोस्ट केयरफुल, यानी जितनी मर्जी आप केयरफुल रीडिंग ले लें, देर इज़ ऑलवेज अ मार्जिन ऑफ डाउट विच इज़ कॉल्ड एरर। तो कहते हैं कि आप जितनी भी एक्यूरेट मेजरमेंट लेते हैं आपके माइंड में ज़रूर एक डाउट रहता है, उसी डाउट को हम किस चीज़ का नाम दे रहे होते हैं, एरर का नाम दे रहे होते हैं। तो अगर आपको इस बात में कन्फ्यूजन हो तो इसको आप यहाँ से समझें, क्योंकि डिफरेंस ज़ीरो की इक्वल नहीं आ रहा, डिफरेंस ज़ीरो की इक्वल नहीं आ रहा, तो जो भी आप मेजरमेंट लेंगे उसके अंदर थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ डाउट ज़रूर होगा, उसी मार्जिन ऑफ डाउट को हम लोग किसका नाम देंगे, एरर का नाम देंगे। तो अब हम बच्चों बात करते हैं कि एरर किसी मेजरमेंट में आ क्यों रहा है। ये तो हमें समझ आ गया कि जितनी भी मेजरमेंट्स हैं उन मेजरमेंट्स में कुछ ना कुछ एरर ज़रूर एग्जिस्ट करता है। तब हम बात करते हैं कि किसी भी मेजरमेंट में एरर आता क्यों है। तो कॉज ऑफ एरर में बच्चे जो सबसे पहला काज है जिसकी वजह से हमारे माइंड में डाउट आ रहा है या हमारा जो आंसर है उसमें वेरिएशन आ रही है फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, वो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन। या नेग्लिजेंस का मतलब ये है कि जो पर्सन जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है उसने रीडिंग लेते हुए केयर नहीं की, उसने नेग्लिजेंस शो की है, यानी प्रॉपर वे से रीडिंग को रिकॉर्ड नहीं किया, जिसकी वजह से आंसर में वेरिएशन आ गई है। इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन का मतलब ये है कि वो पर्सन रीडिंग तो ठीक लेना चाह रहा है लेकिन उस पर्सन को इंस्ट्रूमेंट की हैंडलिंग ही नहीं आती, मीन वो पर्सन एक्सपीरियंस ही नहीं है कि इस इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर उसने कैसे यूज़ करना है। तो इस वजह से भी आपके पास आंसर में वेरिएशन आ सकती है। तो एरर का पहला काज है नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन। या तो उस पर्सन ने नेग्लिजेंस शो की है जिसकी वजह से आंसर में वेरिएशन आई है, या उस पर्सन को वो इंस्ट्रूमेंट सही तरह यूज़ ही नहीं करना आता, वो पर्सन इनएक्सपीरियंस है, तो इस वजह से भी आपके आंसर में क्या आ सकती है, वेरिएशन आ सकती है। तो हम बात करते हैं सेकंड कॉज ऑफ एरर की। तो दूसरा बच्चों मैंने काज लिखा है यूजिंग ए फॉल्टी अपरेटस, मीन वो जो पर्सन है उसने नेग्लिजेंस भी शो नहीं की, वो पर्सन एक्सपीरियंस भी था, ठीक है, लेकिन उसने जो इंस्ट्रूमेंट उसको मिला है वो डिवाइस ही ठीक नहीं है। तो जितनी मर्जी वो केयरफुल रीडिंग ले लेगा, अगर वो ऑपरेटर्स ही ठीक नहीं है तो फिर भी उसके आंसर में क्या होंगी, स्लाइट वेरिएशन आ रही होंगी। तो बात करते हैं इसको जो थर्ड काज है। तीसरा जो बच्चों मैंने काज लिखा है वो इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक है। इन इंस्ट्रूमेंट ठीक है लेकिन जो पर्सन रीडिंग ले रहा है उसने मेथड या टेक्निक जो है वो उसको सही फॉलो नहीं किया। इस बात को आप यूँ समझ सकते हैं कि सपोज करें एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर वाटर है और ये उस वाटर की मिनिस्कस आपको शो हो रही है। अब अगर वो पर्सन रीडिंग जो ले रहा है वो इस पोजीशन से रीडिंग ले, इस पोजीशन से रीडिंग ले या इस सेंट्रल पोजीशन से रीडिंग लें, तो तीनों रीडिंग के जो आंसर होंगे वो स्लाइड डिफ़र करेंगे, क्योंकि उस पर्सन ने रीडिंग लेने का जो मेथड है वो सही फॉलो नहीं किया। तो इन तीनों पोजीशन में जो मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग आएगी वो इस सेकंड पोजीशन से आएगी। तो इसको हम कहते हैं कि उस पर्सन का इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक, मीन वो जो पर्सन रीडिंग ले रहा है अगर उस रीडिंग के लेने का उसका मेथड ठीक नहीं होगा, जिस तरह अगर वो पोजीशन 1 या पोजीशन 2 से इस पॉइंट की रीडिंग लेता है तो रीडिंग स्लाइड डिफ़र हो रही होगी, और करेक्ट रीडिंग वो तभी लेगा जब वो पोजीशन 2 से इस पॉइंट को रीड कर रहा होगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। तो अगर उसकी रीडिंग लेने का मेथड या टेक्निक भी ठीक नहीं होगी तो फिर भी आपके आंसर में वेरिएशन आ सकती है। तो हम बात कर रहे थे कॉज ऑफ एरर की, तो 3 कॉज हैं इसके, बहुत सिंपल से, इननेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन, या फॉल्टी ऑपरेटर्स हो सकता है, या इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक की वजह से आपके आंसर में स्लाइड क्या आ सकती है, वेरिएशन आ सकती है। तो इस सारी बात जो अभी तक हम लोगों ने सीखी है इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे एक नोट लिख दी है, इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है। तो हम कह सकते हैं कि दैट्स एवरी मेजरमेंट इज़ अप्रोक्सीमेट, यानी जितनी भी हम मेजरमेंट लेंगे वो 100% एक्यूरेट तो हो नहीं सकती। तो मैंने ये लिखा है दस एवरी मेजरमेंट इज़ अप्रोक्सीमेट। वो क्यों अप्रोक्सीमेट होती है, ड्यू टू एरर्स इन अ मेजरमेंट, कि उस मेजरमेंट के अंदर एरर आता है जिसकी वजह से हम जितनी भी मेजरमेंट लेंगे वो क्या होंगी, अप्रोक्सीमेट होंगी। अब बच्चों हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर की। एरर की वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन अगर हम इसकी बहुत ब्रॉड कैलकुलेशन करें तो उसके अंदर हम इसकी 2 टाइप्स बना सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट टाइप बनती है उसका हम नाम दे रहे होते हैं सिस्टमेटिक एरर, और सेकंड इसकी जो टाइप बनती है दैट इज़ नेम्ड एज रैंडम एरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉपर डिटेल से डिस्कस करते हैं सिस्टमेटिक एरर्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे रैंडम एरर्स के ऊपर। हम बच्चों सिस्टमेटिक एरर को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं
ये यूँ समझ लें कि वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है जिससे आप लोग अपनी मास मेजर करते हो, ठीक है। अभी अब यूँ समझें कि उस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे कोई भी बंदा अभी खड़ा नहीं हुआ हुआ और वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है उसकी रीडिंग 5 kg रीड कर रही है, यानी अभी इस पर कोई बंदा भी नहीं खड़ा हुआ और उससे जो है वो रीडिंग, वो जो उसकी जो स्केल है वो ऑलरेडी 5 किलोग्राम रीडिंग शो कर रही है, ठीक है। अब ये करें कि सपोज़ करें इस पे कोई बंदा खड़ा हुआ और उस बंदे की जो मास बनी है वो 65 किलोग्राम बनी है, यानी इस पे कोई पर्सन खड़ा हुआ और आप लोगों ने रीडिंग नोट की, अब उसकी मास जो बनी है 65 किलोग्राम बनी है। अब ये आपको भी पता है कि उस पर्सन की मास 65 किलोग्राम नहीं है, क्योंकि ये जो आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है ये इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी कितनी रीडिंग नोट कर रहा है, 5 किलोग्राम ऑलरेडी रीडिंग नोट कर रहा है। तो अब जब उस पर्सन की मास को आप करेक्ट करके लिखेंगे, MC करेक्टेड मास लिखेंगे, तो 65 में से आप 5 kg को माइनस करेंगे और आपको पता होगा कि उस पर्सन की मास जो है वो 60 किलोग्राम है। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्केल के ऊपर आप जितने भी बंदे खड़े होकर अपनी मास को मेजर करेंगे तो उन सब के माइंड में यही बात होगी कि जितनी भी उनकी मास मेजर होगी उन्होंने उस मास में से 5 किलोग्राम मास को क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी 5 किलोग्राम रीडिंग क्या कर रहा है, नोट कर रहा है। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। ये भी तो हो सकता था कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है जब आप लोगों ने इससे रीडिंग लेना शुरू की तो इसकी रीडिंग जो है वो इस जगह पर थी, यानी पहले तो 0 से पहले थी, अब 0 के पीछे रीडिंग है, मतलब वो इस जगह पर अपनी नीडल को शो कर रहा था, ये 0 है और नीडल इस जगह पर थी। जब आप लोगों ने रीडिंग लेना स्टार्ट करनी है, अभी आप लोगों ने इस पर कुछ भी नहीं रखा हुआ। अब मुझे बताओ सेम केस है कि एक बंदे की मास इससे दोबारा जो नोट की गई, कोई और पर्सन है उसकी मास 65 किलोग्राम ही नोट हुई। तो अब मुझे बताओ कि अगर इसकी नीडल जो है वो 0 से पीछे होगी, और 0 से कितनी पीछे है, क्योंकि ये 0 kg जो है वो 100 kg को भी यहाँ पर शो कर रहा है, क्योंकि स्केल से हमें आइडिया हो रहा है। तो इसका मतलब है कि 0 से वो कितनी पीछे है, 5 kg पीछे है। अब अगर किसी बंदे की मास इस वाले मेजरिंग बैलेंस से नोट की जाए तो क्या उसकी मास 65 किलोग्राम होगी या 60 किलोग्राम होगी? देखिए 60 तो तब होगी जब वो रीडिंग जब लेने के लिए उसने स्टार्ट किया है तो नीडल 5 किलोग्राम पर हो, यानी 0 से रीडिंग आगे गई हुई हो। अब जो नीडल है वो 0 से आगे नहीं है बल्कि नीडल 0 से पीछे है। तो इस केस में आपकी जितनी भी मास मेजर होगी उस मास को करेक्ट मास बनाने के लिए आपको उसमें से 5 किलोग्राम को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इस केस में आपकी जो करेक्ट मास बनेगी वो 70 किलोग्राम होगी। तो बच्चों आपको आइडिया हो गया है कि ये जो एरर आ रहा है रीडिंग के अंदर ये किसकी वजह से आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आ रहा है वो जितनी भी मेजरमेंट्स आ रही हैं उन सारों को मुझे बताएं इक्वली इफेक्ट कर रहा है या अनइक्वली इफेक्ट कर रहा है। इक्वली और अनइक्वली का मतलब ये है, देखें जब इसमें यह मसला था कि इसकी नीडल 5 किलोग्राम पहले ही शो कर रही थी, तो जितनी भी मेजरमेंट्स नोट हो रही थी वो जो एक्चुअल मेजरमेंट्स हमारा सपोज करें आंसर 65 kg आया था, तो हमें पता था कि जितना भी हमारा आंसर आ रहा है वो एक्चुअल आंसर से कितने kg ज़्यादा आ रहा है, 5 किलोग्राम ज़्यादा आ रहा था। तो आप लोगों ने इसने सारी मेजरमेंट्स को 5 kg एक्स्ट्रा मेजर किया है और उसकी करेक्शन जब हम लोगों ने लगाई तो उसमें से 5 को मैंने माइनस कर दिया। जब इसकी नीडल इस एक्चुअल वैल्यू से पीछे चली गई थी तो जितनी भी हमारी रीडिंग मेजर हो रही थी वो एक्चुअल वैल्यू से 5 किलोग्राम क्या मेजर हो रही थी, लेस मेजर हो रही थी, जिस तरह ये 65 kg शो कर रहा है। हालांकि नीडल 65 kg तब इसका एग्जैक्ट आंसर होना था जब नीडल 0 से शुरू होती, लेकिन नीडल 0 से भी पीछे से शुरू हो रही है। तो यहाँ तक पहुँचते हुए पहले इसने 5 kg मास होगी तो नीडल यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी फिर आगे जाएगी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 65 kg मास है नोट हुई है तो 65 kg नहीं है बल्कि उसके अंदर ये वाला डिफरेंस अब आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, डिफरेंस आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो इसकी जो करेक्ट मास होगी वो 70 किलोग्राम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा एरर है जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा है, सिस्टमेटिक एरर की बात कर रहा हूँ। तो ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आ रहा है और इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, उसका डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा। डिफरेंस चेंज ना होने का मतलब है कि अगर नीडल 95 kg पे रहेगी तो जितनी भी रीडिंग आप इससे नोट करते रहेंगे हर रीडिंग के अंदर आपको 5 kg क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और अगर नीडल जो है वो 5 किलोग्राम से स्टार्ट होगी तो आपको हर रीडिंग में से 5 किलोग्राम को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं कुछ कंक्लूजन लिखता हूँ बोर्ड पे, फिर उन कंक्लूजन्स को हम बारी बारी रीड कर लेते हैं। बच्चों आपके लिए मैंने इसका फर्स्ट कंक्लूजन लिखा है, इसको ज़रा रीड करते हैं। सिस्टमेटिक एरर refers to an effect that
इन्फ्लुएंस ऑल मेजरमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्वांटिटी इक्वली, कि सिस्टमेटिक एरर एक ऐसा एरर होता है जो सारी मेजरमेंट्स को कैसे इफ़ेक्ट करेगा, इक्वली इफ़ेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया था, रीडिंग अगर ज़ीरो से आगे हो या ज़ीरो से रीडिंग पीछे हो तो जितनी भी मेजरमेंट्स थी उन सारी मेजरमेंट्स पे इक्वल इफ़ेक्ट हो रहा था। तो ऐसे एरर को जो सारी मेजरमेंट्स को इक्वली इफ़ेक्ट करे, देन सच एन एरर इज़ नेम्ड एज सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर के बच्चे मैंने नेक्स्ट एक और कंक्लूजन लिखा है, इसमें मैंने ये लिखा है इट प्रोड्यूस अ कंसिस्टेंट डिफरेंस इन रीडिंग, यानी रीडिंग के अंदर इसका जो डिफरेंस आता है वो कंसिस्टेंट आता है। कंसिस्टेंट मीन इस केस में देख लें, हर रीडिंग में आप लोगों ने 5 kg को माइनस किया है और इस रीडिंग में आप लोगों ने हर रीडिंग में से 5 kg को प्लस किया है। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टमेटिक एरर अगर किसी रीडिंग में है तो जितनी भी आप उस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेंगे तो उन रीडिंग के अंदर इसका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट कंक्लूजन को समझने के लिए दोबारा बच्चा आप इस एग्जांपल को देखो। देखिए इसमें जो सिस्टमेटिक एरर ही इस इंस्ट्रूमेंट में आ रहा है, तो इसमें आप लोगों ने या तो इस 5 को माइनस किया है या आप लोगों ने इस 5 को क्या किया, प्लस किया है। अगर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी रीडिंग 95 kg से पे आ रही है तो उससे जितनी भी रीडिंग लेंगे तो उन सब रीडिंग में आप लोगों ने +5 ही करना है। और अगर रीडिंग जो है वो किस पे स्टार्ट हम कर रहे होते, 5 kg से उस इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग स्टार्ट हो रही होती, तो जितनी भी हम रीडिंग्स लेते सब में आप लोगों ने 5 को क्या करना था, माइनस ही करना था। तो यहाँ से मैंने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया है, उसको ज़रा देखें कि सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर्स दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन। दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन का मतलब क्या है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी ये वाले जो एरर होते हैं ये या तो वन डायरेक्शन का मतलब है या पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, डिपेंड करता है कि इंस्ट्रूमेंट किस स्टेज पे है। स्टेज का मतलब यह है कि अगर उसकी रीडिंग 0 से पीछे 95 kg पे है तो जितनी भी रीडिंग्स हैं उनके अंदर आप लोगों ने आंसर को, यानी 5 kg का अगर मार्जिन आ रहा है तो 5 kg को हमेशा प्लस ही करना है। और अगर इधर 5 kg पे चला गया है तो जितनी भी रीडिंग लेंगे तो उसमें 5 kg को आप लोगों ने माइनस ही करना है। तो ये बुक में नस लिखा हुआ है ना कि दोज एरर दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन। तो वन डायरेक्शन का मतलब ये होगा कि या तो ये एरर पॉजिटिव होगा या ये एरर नेगेटिव होगा, यानी इंस्ट्रूमेंट में एक वक्त में कोई एक एरर एग्जिस्ट कर सकता है, या वो पॉजिटिव फॉर्म में होगा या वो नेगेटिव फॉर्म में होगा। एक वक्त में दोनों एरर जो हैं इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब बच्चों हम बात करते हैं कि जो सिस्टमेटिक एरर है उसके कॉज कौन कौन से हो सकते हैं। उनमें से सबसे मेजर कॉज मैंने इसका लिखा है ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ज़ीरो एरर का मतलब ये होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो होगा इसमें ज़ीरो एरर कब नहीं होगा, जब हम एक्सपेरिमेंट शुरू करें तो अगर इसकी नीडल एग्जैक्ट ज़ीरो पे हो ना, अगर इस इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग एग्जैक्ट ज़ीरो पे हो तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई ज़ीरो एरर नहीं है। अब अगर इसकी रीडिंग 0 से आगे चली जाए, यानी देखें जिस तरह अगर 5 kg पे हो, अच्छा 5 kg और 95 तो मैं एग्जांपल के तौर पर आपको ले रहा हूँ ना, ये नहीं समझना कि हमेशा 5 पे जाएगी। तो अगर इसकी रीडिंग जो है वो यूँ 0 समझना, ये 0 है ना, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या रीडिंग 0 से आगे चली जाए नीडल जो है, या 0 से पीछे रह जाए। अगर रीडिंग 0 से आगे चली जाए तो इसको हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहते हैं, और अगर नीडल 0 से पीछे रह जाए तो इसको नेगेटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। तो ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो है ये बेसिकली मेजर कॉज है किसका, सिस्टमेटिक एरर का। इस एरर को ज़ीरो एरर इसलिए कहते हैं कि ये एरर उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब इसकी नीडल इस 0 वाली पोजीशन से या तो आगे चली जाए या पीछे रह जाए। अगर नीडल 0 से आगे चली जाए तो इसको पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहते हैं, और अगर नीडल 0 से पीछे रह जाए तो इसको फिर हम कौन सा, नेगेटिव ज़ीरो एरर की बात करते हैं, यानी नेगेटिव ज़ीरो एरर के इसको नाम देंगे। अभी आपने सीखा था कि अगर इसकी नीडल 0 से आगे यानी 5 kg पर थी तो मैं जितनी भी रीडिंग थी उनमें से 5 kg को माइनस करता गया था। तो याद रखना है कि अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगा, अगर नीडल 0 से फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई होगी। तो याद ही रखना है कि उसकी करेक्शन हम लोग जब लगाते हैं तो उसकी करेक्शन नेगेटिव होती है। तो याद रखना है पॉजिटिव ज़ीरो एरर की करेक्शन नेगेटिव होती है। अगर बात भूल जाए तो पिछली एग्जांपल याद रखना कि जब नीडल 5 पे थी तो हर एक में से आप लोगों ने 5 को क्या किया था, माइनस किया था। अगर इसी तरह नीडल 0 से पीछे रह जाए तो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा, और नेगेटिव ज़ीरो एरर की याद रखना है जो करेक्शन हम लोग लगाएंगे इसकी करेक्शन आप लोगों ने पॉजिटिव लगानी है। अगर प्रीवियस एग्जांपल आपको याद हो तो जब नीडल 95 पे थी तो जो भी हम रीडिंग मेजर करते थे उसके अंदर हम 5 kg को ऐड कर रहे थे। तो ये बच्चों में समझ आ गया है कि ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या है।
कि जब उसकी नीडल ज़ीरो से डेविएट करती है ज़ीरो एरर प्रोड्यूस होता है। और ये मेजर कॉज है सिस्टमेटिक एरर का। ज़ीरो एरर दो टाइप्स के हैं, एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, एक नेगेटिव ज़ीरो एरर है। डिपेंड करता है कि नीडल मीन पोजीशन से फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर की करेक्शन आपको मैंने समझा दिया है, पिछले एग्जांपल में नेगेटिव लगाएंगे और नेगेटिव ज़ीरो एरर की करेक्शन पॉजिटिव लगाएंगे। इसका मतलब ये कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर को अगर आप किसी मेजरमेंट से रिमूव करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका ज़ीरो एरर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ज़ीरो एरर कैलकुलेट करने के बाद हम उसकी क्या अप्लाई करेंगे, करेक्शन अप्लाई करेंगे, तो वह एरर रिमूव होगा। विदाउट अप्लाइंग करेक्शन ये वाला एरर उस मेजरमेंट से रिमूव नहीं हो सकता। इसके पीछे मैंने दो और काज लिखे हैं, एक मैंने काज लिखा है पुअर कैलिब्रेशन और एक मैंने लिखा है इनकरेक्ट कैलिब्रेशन। पहले पुअर कैलिब्रेशन को समझ लें। पुअर कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि सपोज करें आप लोगों ने इस इंस्ट्रूमेंट को बार बार यूज़ करते रहे हैं और इस इंस्ट्रूमेंट पे ये जो मार्किंग हुई है ना, ये मार्किंग आप लोगों के जो मार्किंग पॉइंट्स हैं ये वहाँ से मिट गए हैं। मतलब जिस तरह बहुत पुराना स्केल नहीं होता, हम यूज़ करते रहते हैं क्लास के अंदर, तो वो जो स्केल होता है उसके ऊपर जो मार्किंग हुई होती है या कैलिब्रेशन जो हुई होती है वो कैलिब्रेशन वहाँ से मिट जाए। तो सपोज़ करें अब यहाँ पर 5 kg लिखा ही नहीं हुआ, यहाँ से मिट चुका हुआ है, तो ज़ीरो के बाद यहाँ पर 10 kg आ रहा है। अब अगर आपकी नीडल यहाँ पर कहीं इन बिटवीन आएगी तो अगर वहाँ पर 5 kg आपको लिखा हुआ नज़र ही नहीं आएगा तो उससे भी आपके आंसर के अंदर स्लाइड क्या आ सकती है, वेरिएशन आ सकती है। इसको हम बोलते हैं पुअर कैलिब्रेशन। कि पुअर कैलिब्रेशन का मतलब समझ आ गया कि इंस्ट्रूमेंट बार बार यूज़ होता रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो स्केल मार्क हुई थी वहाँ से वो स्केल ही मिट गई है। तो जब वहाँ पर वो स्केल का प्रॉपर यूँ पॉइंट ही नहीं लगा हुआ, तो अगर यहाँ पर दरम्यान में कोई नीडल आएगी तो मे बी हो सकता है कि हम 4 को या 6 को क्या समझ बैठें, 5 समझ बैठें, तो उस वजह से भी आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर क्रिएट होगा। उस एरर को भी हम नाम किसका देंगे, सिस्टमेटिक एरर का नाम देंगे। तो पुअर कैलिब्रेशन आपको समझ आ गया ना कि आप लोगों की वो जो स्केल है वो वहाँ से मिट जाए, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं पुअर कैलिब्रेशन। एक और इसका कहा है इनकरेक्ट कैलिब्रेशन। ये दो डिफरेंट बातें हैं। इनकरेक्ट कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि सपोज़ करें ये एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट जो था ना उसमें यहाँ पर 5 kg होना चाहिए था, ज़ीरो के बाद इस जगह पर 5 kg होना चाहिए था, लेकिन आप इंस्ट्रूमेंट लेकर आए हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में उससे गलती ये हुई है ड्यूरिंग कैलिब्रेशन कि उसने 5 kg को इस जगह पर लिख दिया, वो कहते हैं इस जगह पर 5 kg है। हालांकि ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट जो था उसमें ये 0.5 kg को शो कर रहा है, लेकिन आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो ये शो कर रहा है कि इस जगह पर 5 kg है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो रीडिंग लेंगे, जब यहाँ पर रीडिंग आएगी तो आपको लगेगा 5 किलोग्राम मास है, लेकिन हालांकि वो मास 5 किलोग्राम से स्लाइड क्या होगी, ग्रेटर होगी। सपोज कर लेते हैं ये जो डिफरेंस बन रहा है वो 1 kg का बन रहा है, यानी इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो 1 kg का डिफरेंस बन रहा है ना। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इनकरेक्ट कैलिब्रेशन, कि जब उन्होंने इसकी कैलिब्रेशन की है तो वो एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर कैलिब्रेशन नहीं हुई, बल्कि ये इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ी सी ज़्यादा रीडिंग मेजर कर रहा है। तो इस टाइप के एरर को हम नाम सिस्टमेटिक एरर के नाम दे रहे होंगे, और इसका जो काज बनेगा उस काज को हम बोलेंगे इनकरेक्ट कैलिब्रेशन। अब ये हाल है कि इस पुअर कैलिब्रेशन या इनकरेक्ट कैलिब्रेशन का सलूशन क्या है। इसका सलूशन ये होता है कि इन दोनों को रिमूव करने के लिए, यानी पुअर कैलिब्रेशन का जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए या रिमूव करने के लिए, या इनकरेक्ट कैलिब्रेशन को रिमूव करने के लिए हम इस फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट को किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करते हैं और वहाँ से हम इसका करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों इन दोनों एरर्स की जो पुअर कैलिब्रेशन है और इनकरेक्ट कैलिब्रेशन को रिमूव कैसे करेंगे, इसकी मैं लिखा है दिस एरर कैन बी रिमूव्ड बाय कंपेयरिंग द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। अब फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट दो तरह का हो सकता है, उसमें पुअर कैलिब्रेशन हो यानी कैलिब्रेशन मिट चुकी हो, या उसकी रीडिंग जो मार्किंग ऊपर हुई है वो मार्किंग ही रॉन्ग हो रही हो। तो इसका हल क्या है, हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट जो ख़राब इंस्ट्रूमेंट है विद सम एक्यूरेट एंड स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट, हम उसके ऊपर लाकर एक दूसरा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट उसके साथ कंपेयर करवाएंगे। जब उसको स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करवाएंगे तो सपोज़ करें यहाँ से अगर पुअर कैलिब्रेशन थी तो आपको पता चल जाएगा कि 0 और 10 के दरमियान में इस जगह पर करेक्ट रीडिंग है, आप उस जगह पर 5 kg लिख देंगे, तो इस तरह वो एरर रिमूव हो जाएगा। या अगर वो एरर इनकरेक्ट कैलिब्रेशन की वजह से आ रहा है तो फिर आप क्या करेंगे कि सपोज़ करें आपका जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट था, जब आप लोगों ने इसको इसके साथ मैच करवाया तो उसने यहाँ पर आपको शो किया कि ये जो पॉइंट है ना ये 5 kg को शो कर रहा है।
अब आप देखेंगे कि आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो 5 kg मार्क हुआ हुआ है उस 5 kg से आगे मार्क हुआ हुआ है या उस 5 kg से पीछे मार्क हुआ हुआ है, दो ही पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो आप लोगों ने ये करना है कि जब हम उसको किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर आप लोगों ने उसका करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करना है। करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करने का मतलब है कि आपकी जो मार्क रीडिंग है वो एक्चुअल रीडिंग से आगे मार्क हो रही है या किधर मार्क हो रही है, पीछे। तो उसका करेक्शन फैक्टर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पर वो रीडिंग मार्क हो रही है उसका डिफरेंस लेंगे एक्चुअल वैल्यू से। यानी सपोज कर लें आपका जो 5 kg था, जो आपके फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो 5 kg शो हो रहा था वो असल में शो कर रहा था 6 किलोग्राम को, यानी असल में उसने शो कर रहा था 6 किलोग्राम को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंस यहाँ से बन रहा है वो कितने kg का है, 1 kg का है। तो इसका हम करेक्शन फैक्टर अब कहते हैं। तो अब जितनी भी इस इंस्ट्रूमेंट से आप लोगों ने पहले रीडिंग ली होंगी उन रीडिंग्स के ऊपर आप लोगों ने वो करेक्शन फैक्टर क्या करना है, अप्लाई करना है, तब ये वाला एरर वहाँ से क्या होगा, एलिमिनेट होगा। तो ये बात मैंने यहाँ लिखी है कि द डिफरेंस ऑफ द टू कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन टू द मेजरमेंट, कि जब आप लोगों ने इनकरेक्ट कैलिब्रेशन को चेक करने के लिए इसको किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद आप लोगों ने देखा कि वो जो रीडिंग आप लोगों नोट कर रहे थे, यानी आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो 5 kg लिखा हुआ था वो एक्चुअल 5 kg से लेस रीडिंग मेजर कर रहा था या मोर रीडिंग मेजर कर रहा था, कितनी लेस या कितनी मोर रीडिंग मेजर कर रहा था वो आप लोगों ने वहाँ से कैलकुलेट कर लेनी है। उसको हम बोलेंगे करेक्शन फैक्टर। अब हम अपनी रीडिंग में से उस करेक्शन फैक्टर को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, वो डिपेंड करेगा ये एक्चुअल रीडिंग से वो जो उसका मार्क रीडिंग थी वो पहले मार्क हो रही थी या वो रीडिंग बाद में मार्क हो रही थी। इस बेस पे आप लोगों ने अपने फाइनल आंसर में से उस करेक्शन फैक्टर को प्लस करना है या माइनस करना है। तो इन शॉर्ट स्टोरी ये है कि जो सिस्टमेटिक एरर है वो अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूर है कि आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, करेक्शन फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा। विदाउट अप्लाइंग करेक्शन फैक्टर ये वाला एरर मिनिमाइज नहीं होता। तो इसके नीचे आप ये लाइन लिख सकते हैं कि दिस एरर कैन नॉट बी मिनिमाइज बाय टेकिंग एवरेज, क्योंकि हम आगे नेक्स्ट एरर पढ़ेंगे वो एरर एवरेज लेने से मिनिमाइज हो जाते हैं। इस एरर का जब तक आप करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करके उसको अप्लाई नहीं कर लेते ये वाला एरर जो होगा वो मिनिमाइज नहीं होगा। तो मैं इस बात को लिख सकता हूँ। तो बच्चों ये मैंने नीचे लाइन लिखी कि दिस एरर कैन नॉट बी मिनिमाइज बाय टेकिंग एवरेज, कि ये वाला जो एरर है वो मिनिमाइज़ नहीं हो सकता बाय टेकिंग एवरेज। तो ये कैसे एरर मिनिमाइज़ होगा कि हम इस एरर का क्या अप्लाई करेंगे, करेक्शन फैक्टर अप्लाई करेंगे। एवरेज लेने से क्यों मिनिमाइज़ नहीं होता, उसकी वजह ये है कि ये वाला एरर हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि सारी मेजरमेंट्स में इक्वली एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर ये सारी मेजरमेंट्स में इक्वली एग्जिस्ट करने की वजह से ये वाला एरर एवरेज लेने से मिनिमाइज़ नहीं होता, तो बार बार वही बात कि हमें इसका क्या अप्लाई करना पड़ेगा, करेक्शन फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा। आज आप सबका रिजल्ट भी है आज, इसलिए मैं लेक्चर थोड़ा इसकी लेंथ को कम रखा है। अल्लाह पाक आप सारों को आज कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।